हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। जगजीत, आई एम फाइन। आप सुनाओ। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। अमेंडमेंट टॉपिक समझ आ रहा है? हाँ जी, अमेंडमेंट टॉपिक समझ आ रहा है सबके? हाँ जी, 42nd अमेंडमेंट आज करेंगे हम। सोशलिस्ट, सैकुलर एंड इंटीग्रिटी प्रैम्बल ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड किए गए। प्रैम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए। सोशलिस्ट, ये क्या मीनिंग होता है भाई सोशलिस्ट का? हाँ जी, गुड इवनिंग जी सर, सभी को गुड इवनिंग। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है भाई? सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। क्या होता है सोशलिस्ट, क्या होता है? हाँ जी, बोलो। कोई कहता है समाजवादी है, कोई कहता है फॉर द वेलफेयर पब्लिक एज अ होल। हाँ जी, बोलो। सोशलिस्ट का मतलब, चलो अलग अलग डेफिनेशन दी सभी ने। सोशलिज्म, ये चलो आप सही कह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है। और स्टेट वेलफेयर होता है, मतलब लोगों की वेलफेयर ही करना उसका काम होता है, पैसा कमाना काम नहीं होता, ठीक है। तो चलो ठीक कह रहे हैं आप सभी लोग। मेरा, चलो आप ऐसे कह लो कि जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें सारे इक्वल होंगे। ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा। इक्वल सोसाइटी।
हाँ जी, अब आवाज आ रही है? ओके। सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं हरसिमरनप्रीत। ये पारी की शुरुआत, ठीक है। और ये 4, आज पहली बार 4 लगा है। शिवम का भी बिल्कुल सही है। स्टेट हैज नो रिलीजन, अमित भी सही कह रहे हैं। इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन, रतेश बिल्कुल सभी का सही आंसर है। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट सब धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देता है और इंटीग्रिटी, देश की एकता, अखंडता, ठीक है। तो ये 3 वर्ड इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए, ठीक है। दूसरा, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय सिटीजन, न्यू पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई 51A, ठीक है। संविधान का 4A। हमारी कितनी ड्यूटी है? हाउ मेनी ड्यूटीज वी हैव टुवर्ड्स द स्टेट्स? 11। तो ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम और सारा, शन्ना सभी के सही आंसर आ रहे हैं। आकांक्षा, हरसिमन, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू, ठीक है। चलो, जो के है 11th है, ये कब ऐड की गई? ये कब ऐड की गई? पहले 10 थी, फिर 11th ड्यूटी बाद में शामिल की गई है। तो 100 नंबर बताए कितना है? 86 2002, अमित सिंह बिल्कुल सही है। ये पहली बॉल पे सिक्सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, और 10 लड्डू ना मिलते हैं। तीसरा काम, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कहते प्रेसिडेंट बाउंड होगा काउंसिल की सलाह, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की सलाह पे, ठीक है। कहते जैसी इनको सलाह दी गई वैसा काम करेगा ये राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये उनको बाउंड किया गया एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। जो भी कैबिनेट उसे सलाह देगी, ठीक है, तो उसे माननी पड़ेगी। प्रोवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, तो ये संविधान के 14A में ऐड किया गया। ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, ठीक है। चलो, ये रोज रोज अच्छा नहीं है कि एक सवाल पूछा जाए। ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या फर्क होता है भाई? कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या फर्क होता है? हाँ जी, ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या फर्क होता है? हाँ जी, तो एक और सिक्सर बाय शिवम। एग्जेक्टिव इज ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट इज जुडिशरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्रिब्यूनल इज द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव, सही कह रहे हैं आप सभी लोग, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। आप ये कह लीजिए भाई, जस्टिस 2 तरह के लोग देते हैं जस्टिस। किसी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट जुडिशरी भी करती है और ट्रिब्यूनल भी करता है। ट्रिब्यूनल किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए होते हैं, कोर्ट सारे काम करता है। हाँ जी, बोलो, ये चीज समझाई या नहीं आई? देखो,
जो कोर्ट होती है उसमें पता नहीं लाखों तरह के केस आते हैं, कोई हीनस क्राइम आ गए, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, दे आर कॉल्ड हीनस क्राइम। ठीक है, सिविल मैटर आते हैं, पैसों के मैटर आते हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डिस्प्यूट आता है, कोई कैसा डिस्प्यूट आता है, कोई कैसा आता है। ठीक है, तो फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल में स्पेसिफिक डिस्प्यूट होता है, स्पेसिफिक डिस्प्यूट होता है। ट्रिब्यूनल एक ही काम को लेके बनाए जाते हैं। बोलो, जैसे सर्विस, नौकरी, तो नौकरी आई थिंक एक ही काम है। हाँ जी, ट्रिब्यूनल फॉर सर्विस रिलेटेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल में बहुत बड़ा फर्क है। आप सभी को क्लियर है? हाँ जी, मैंने एक दो दिन पहले भी आपको ये चीज मैंने कराई थी। देखो, ये सारी 42nd अमेंडमेंट इंदिरा जी ने की थी। इंदिरा कौन? सोनिया के सासू माँ। ठीक है, हमारे देश की पहली औरत प्रधानमंत्री। प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, ये तो हो गया। फॉर द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेस ऑफ 1971 सेंसस एंटिल 2001। एक और ऐड किया गया इसमें कि जो एमएलए और एमपी की सीट्स हैं वो 1971 के बेसिस पे हो गए, 1971 के बेसिस में। ये बेस ईयर 1971 मान लिया कि जो पॉपुलेशन 1971 में थी उसके अकॉर्डिंग जो एमपी है वो वही रहेंगे 2001 तक। क्लियर है सबको? मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी। तो ये इंदिरा ने एक और नया कुछ किया, तो चलो ये अच्छी चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी, कहते हैं जो संविधान में शोध होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये चीज अच्छी है कि बुरी है? आप सोचो। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, संविधान की शोध मान लो पार्लियामेंट करता है, तो उस पर कहते हैं जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए, तो ये ऐड किया संविधान में ऐसी चीज इंदिरा ने। ठीक है, ये चीज सही है या गलत है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये चीज सही है या गलत है? अरे भाई, बहुत समझदार हो गए आप तो। अब तो वकील बन गए सारे। हाँ जी, आप पॉलिटी पढ़ पढ़ के मेरे ख्याल में आप लॉयर ही बनेंगे सारे। कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है, कहते हैं संविधान बनाया वकीलों ने। ठीक है, कहते हैं ये टेक्निकल चीजें हैं, आम पर्सन को क्या समझ आता है। चलो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, योर आंसर इज गुड, योर आंसर इज सॉरी करेक्ट, और वेरी गुड फॉर दिस एफर्ट्स, वेल डन। ये गलत है। मोदी जी ने संविधान में एक शोध की, एनजेईसी सुना होगा आपने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सही, आपका सही आंसर है, रॉन्ग ही है, ये गलत है। मोदी जी ने एनजीएसी बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि आज के बाद जजेस की अपॉइंटमेंट जो कोलिजियम सिस्टम की जगह एनजेसी करेगा। ठीक है,
तो ये 99th अमेंडमेंट थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वर्ड कर दिया था 2015 में। कहते ये तो गलत है भाई। कहते जो टू पर्सन प्राइवेट पर्सन आम पर्सनैलिटी, वो क्यों क्यों कैसे पार्ट हो सकते हैं, और एग्जेक्टिव लॉ मिनिस्टर इसका मेंबर होगा। तो टू पर्सनैलिटी, ये तो आर्टिकल 50 की वायलेशन है। आर्टिकल 50 में लिखा है कि इंटरफियरेंस नहीं होगा, एग्जेक्टिव और जुडिशरी एक दूसरे के काम में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पे स्क्रूटनी, हाँ जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, लॉ के सब्जेक्ट में से नल एंड वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जोर का झटका धीरे से लगे। ठीक है, तो मोदी जी को ये जोर का झटका लगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो थ्योरी थी बेसिक स्ट्रक्चर की। तो चलो जी, 6 हो गया। 7, curtail the power of judiciary review and writ jurisdiction of the Supreme Court and High Court। एक और तमाशा किया गया, जुडिशरी का रिव्यू, रेट यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इस इसको इस इसको कर्टेल कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो रेट यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की किस आर्टिकल के अंडर है, और हाई कोर्ट की किस आर्टिकल के अंडर है? 32, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाई कोर्ट 226, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेज द tenure of Lok Sabha and State Legislative Assembly from 5 to 6 years। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टेन्योर 5 to 6 कर दी गई। ठीक है, इंदिरा ने 5 से 6 होगी भाई। ठीक है, लोकसभा की भी टेन्योर ज्यादा कर दी गई। क्यों की टेन्योर ज्यादा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्यों टेन्योर ज्यादा की? एमएलए की भी और एमपी की भी, लोकसभा की 5 की बजाय 6 साल कर दी इंदिरा ने, क्यों की? बोलो। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ड्यू टू इमरजेंसी। हरमन सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ग्रेट सिक्सर बाय हरमन। हरमन आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, बिकॉज ये लंबा करना चाहते थे अपनी सीट को, कि मैं ज़्यादा देर तक प्रधानमंत्री बने रहूं। ठीक है, तो ज़्यादा देर तक मैं पीएम बन सकूं देश की, इसलिए 5 के 6 ईयर एमरजेंसी के दौरान 1 साल बढ़ भी जाता है, आप सबको पता है। इंदिरा ने एक और काम किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहते ये प्रोवाइड किया गया, कोई लॉ जो हम डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताओ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कौन कौन आर्टिकल है? ठीक है, कौन कौन आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट माने जाते हैं? हाँ जी, आपका ज्ञान चेक करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं? डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कौन कौन से आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी बोलो। क्या 45 में, क्या आप बताओ मुझे, कैसे अगेंस्ट है? क्या 45 में?
हाँ जी बोलो। ये फंडामेंटल राइट के कैसे अगेंस्ट हो गया? 45 था, बच्चों की केयर करने और उन्हें एजुकेशन प्रदान करने के लिए कहता है, तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कैसे हो गया? है क्यों नहीं है? क्या 31C क्या है? 31C तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थोड़ी होता है। चलो सुनो मेरे से। आर्टिकल 38, 39B एंड सी, ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। मैंने थोड़े दिन हो गए, मैंने आपको क्लास में ये चीज सिखाई है। किसी को समझाया कैसे कि शुड आई एक्सप्लेन इट? ये कहते हैं कि स्टेट ऐसा करेगा कि सब में सभी लोग को इक्वल हो गए, इनक्वालिटी को मिनिमाइज करेगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेस, ठीक है। फंडामेंटल राइट में उस समय राइट टू प्रॉपर्टी था। एक पासे तो कह रहे हैं कि आप कोई किसी गरीब को नहीं छोड़ेंगे, सभी को अमीर करेंगे, एक पासे आप अमीर पैदा कर रहे हो राइट टू प्रॉपर्टी बना के कि आप जितनी मर्जी चाहे मत मर्जी जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना लो, तो एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो गया या नहीं होगा? हाँ जी। अरे भाई याद रखा करो सारी चीजें। नेक्स्ट, 3 डायरेक्टर प्रिंसिपल ऐड किए गए, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 3 नए डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से कंसेप्ट लिया हमने? आयरिश कंस्टिट्यूशन, बिल्कुल। एक और सिक्सर बाय शिवम। शिवम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। और ये गरिमा एंड परूल, सही कह रहे हैं आप। आयरिश, द ग्रेट सिक्सर बाय शिवम, गरिमा एंड परूल, सभी के सिक्सर। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ हिस्ट्री में भी कोई आयरलैंड का कोई ना कोई संबंध है? आयरलैंड से कोई, चलो आपको हिंट दे देते हैं, कोई औरत आई थी यहाँ आयरलैंड से, एने बेसेंट, बिल्कुल। ये ग्रेट सिक्सर बाय हरमन, ग्रेट सिक्सर हरमन, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ये कोमल का भी सही है, कोमल को भी 10 लड्डू। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के बारे में बताओ।
ये हरमन आपका डेब्यू है, आज आपका दूसरा सिक्सर लगा है। हाँ जी हरमन, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप डेब्यू है आज आपका। हाँ जी, मैं आज पहला मैच है आपका। ओके, आंसर भी आज दे रहे हो, क्या बात होगी। कहाँ से हो आप? ओके, संगरूर, गुड। क्या आर्ट्स है या साइंस स्ट्रीम से हो, या इंजीनियर हो? कॉमर्स, ओके, फिर तो कॉमर्स में तो कुछ लॉ भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सब पढ़ा होगा आपने। एनी बिसेंट, होम रूल लीग, एक्चुअली ये आयरलैंड में चली थी होम रूल। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ था एनी बिसेंट का? इनकी एक रिलीजियस मूवमेंट भी थी, उनका नाम क्या था? मद्रास के पास एक प्रॉपर जगह का नाम बता सकते हो? है तो मद्रास है। मद्रास के पास अडयार, बिल्कुल सही है, ये अडयार, अडयार इज करेक्ट आंसर। सही है, अडयार ही है बिल्कुल। अडयार किस रिवर पे है? चलो रहने दो, फिर मैं पूछूंगा कि ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ बहता है, फिर मैं पूछूंगा इस पे डैम कितने हैं, फिर मैं टाइप्स पूछूंगा डैम की, ये ग्रेविटी डैम है या अर्थफेल डैम है। ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकती है, चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये तीन नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड की गई, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको ये कराया, किस किस आर्टिकल में ये लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फ्री लीगल एड मिलेगी? 39A, सभी के बिल्कुल सही आंसर है, नहीं 39A, बिल्कुल सही, गुड। ये तो मन खुश हो गया। ऐसा लगता है कि आपका दिमाग गूगल बन गया, गूगल, आप गूगल बाबा बन गए, खुद ही गूगल बाबा बन गए। 39A, गुड। एक एक्ट भी बना था, सरकार ने इसको पूरी अच्छी तरह एक लॉ भी बनाया पार्लियामेंट में, क्या बता सकते हो उस लॉ का नाम क्या है? हाँ जी, बता सकते हो, चलो मैं बताता हूँ, उसका नाम है नलसा। ठीक है, नलसा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नलसा। ठीक है, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, के जो मजदूर हैं वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये किस टाइप का, ये किस टाइप का, इसकी टाइप क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की?
वर्कर वाली, सोशलिस्ट। ठीक है, ये सोशलिस्ट सोच है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आप इसका ध्यान रखेंगे। ये किस आर्टिकल में लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस आर्टिकल में ये कि स्टेट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखेगा? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, 52 तो है ही नहीं है ये फंडामेंट। ओ भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर रहे हैं हम, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं कर रहे। 48 इज करेक्ट आंसर। अब सही है, 48, 48 इज करेक्ट आंसर। 48 ए है और जा 48 अकेला है, ये देखो। फोर्टी एट ए आएगा, 48 एनिमल हस्बेंड्री वाला है। Facilitated proclamation of national emergency in a part of territory of India. हाँ जी, कहते facilitated the proclamation of national emergency in the part of territory of India। तो नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग कुछ ये बनाया गया कि प्रोक्लोमेशन कैसे होगी। ठीक है, एक्सटेंडेड द वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंट रूल इन ए स्टेट फ्रॉम 6 months to 1 year। तो वन टाइम ड्यूरेशन प्रेजेंट रूल की स्टेट में 6 months to 1 year की गई। कि वन टाइम कितने समय राष्ट्रपति राज लागू रह सकता है किसी स्टेट में? 356 के तहत 1 year तक। पहले 6 था, यहाँ 1 year कर दिया। Empower the center to deploy its armed force in each state to deal a grave situation of law and order। कहते सेंटर आर्मी लगा सकता है किसी भी स्टेट में जहां लैंड ऑर्डर सही ना रहे। तो ये सेंटर स्टेट के रिलेशन में सही है आर्मी लगाना, आर्मी को लगाना ये किसी स्टेट में, ये सही है? सही है या गलत है? इससे सेंटर स्टेट रिलेशन खराब नहीं होते? मेरे मुताबिक गलत है। किस स्टेट में आर्मी लगाई गई है? आप स्टेट का नाम बताओ जहां आर्मी डिप्लॉय की गई है सेंटर ने। अरे भाई, म्यांमार अपना थोड़ी देश है। असम, असम मेघालय, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहां पे आर्मी लगाई है, स्टेशन को देख के। दार्जिलिंग में आर्मी लगी है। ठीक है, बंगाल में कुछ स्टेट्स जहाँ डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है तो वहाँ आर्मी लगा दी जाती है। जम्मू कश्मीर ने किसी ने बोला नहीं है, बाकी का तो किसी को शौर नहीं है। जे एंड के बोला ही नहीं है, जे एंड के में आर्मी लगी है। ठीक है, पंजाब में पंजाब पुलिस है, आर्मी नहीं है। ठीक है, तो ये वही गलत बात है। ठीक है, सही नहीं है। सेंटर स्टेट रिलेशन में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अफसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में बना था कि ये कोई कोई आर्मी वाले किसी के गोली भी मार दें तो ये मुकदमा नहीं होगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, बस कुछ नहीं करना उन्होंने, बस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेड बॉडी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बना है 1958। अफसा लगा हुआ है कि कुछ एरिया में जो डिस्टरबेंस वाला इलाका है। ठीक है,
वहां आर्मी किसी को भी गोली मार सकती है। ठीक है। हाँ जी, ये चीज समझाई। ये सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने पढ़ा था, आप भूल गए शायद। ये भी आर्मी डिप्लॉय करना स्टेट दिक्कत मनता है स्टेट के, परेशानी उन्हें होती है, टेंशन लेता है स्टेट के भाई क्यों लगाइए। ये चीज समझाई या नहीं आई? देखो सेंटर कौन है? फादर है। स्टेट क्या है? बच्चा है। ठीक है। बच्चे की सिक्योरिटी ज्यादा टाइट कर दी तो बच्चा परेशान होगा या नहीं होगा? ठीक है। हम आप सभी के दो दो पुलिस वाले आपके साथ लगा दें दिन रात, ठीक है, आपको क्या फील होगा? ठीक है, सोचो आप। ठीक है। शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। स्टेट से 5 सब्जेक्ट कंकरेंट में डाले गए कि दोनों काम करेंगे, सेंटर भी और स्टेट भी। मेरा आपसे ये पहला क्वेश्चन है कि स्टेट से 5 सब्जेक्ट खो के कंकरेंट में डालना ये सही है या गलत बात है? ये सही है या गलत बात है? सही है, क्योंकि दोनों काम करेंगे, स्टेट भी काम करेंगे और सेंटर भी काम करेगा। जे किसी काम को बाप भी करता है और बेटा भी करता है तो बुरी बात नहीं है। ठीक है, दोनों मिलके करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। ठीक है। जो भी जंगल में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है। देखो, पता नहीं लोग चाइने वालों की रीस कैसे करते हैं। ठीक है। जंगल में कहते एक सांप होता है, 2 मुंह होते हैं उनके। ये न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी, पता नहीं क्या नाम है उसका। ठीक है। वो लाखों करोड़ों रुपए का बिकता है कहते हैं। ठीक है। लोग उसे मतलब खाते हैं मतलब। ठीक है, उसको सांप को। ठीक है। उनकी बहुत। हाँ जी। ठीक है। तो उसमें सजा है। ठीक है। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जिस इस एक्ट में जिन 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 एनिमल्स की, प्लांट्स की, जिनकी भी लिस्ट है एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स की, जो उसे कोई मारता है, इलीगल ट्रेड करता है उसकी, तो उसे सजा है 7 साल की। ठीक है। कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 7। ठीक है। 7 ईयर क्या है, मैं जेल में तो 7 ईयर ऐसे लग जाते जैसे 7 दिन, मतलब 5-7 दिन। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, डिड अवे द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योरम इन द पार्लियामेंट। तो ये बंद कर दी इंदिरा ने कि पार्लियामेंट च क्योरम नहीं होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर ਦੇ ਵਿੱਚ। क्योरम, वैसे क्योरम कितना होता है मीटिंग चलाने के लिए? कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? क्योरम ही बंद कर दिया जी। 1/10। बिल्कुल सही आंसर है सभी का। और आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग।
impart the parliament to decide from time to time rights and privileges of its member and committees। पार्लियामेंट को शक्तिशाली बनाया गया कि आप राइट्स प्रिविलेज क्या है इसके मेंबर के और कमेटीज के। ये प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, तो एक नई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट की गई। देखो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके मुताबिक? अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं की गई है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। होनी चाहिए। shortened procedure for disciplinary action by taking away the right of civil servant to make representation the second stage after the inquiry। ठीक है, एक सेकंड, एक फोन अटेंड कर ले। शॉर्टन द प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन का टाइम कम कर दिया गया। ठीक है, सिविल सर्वेंट का राइट खो लिया गया कि आप सेकंड स्टेज, आप इंक्वायरी के बाद आप पेश हो सकते हो। ठीक है, तो मतलब ऑफिसर ऑफिसर के खिलाफ ये एक्शन लिया गया एक तरह का, आप ये समझो। जो डिसिप्लिनरी एक्शन का टाइम कम कर दिया गया कि जल्दी से जल्दी ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, और
हाँ जी, तो सिविल सर्वेंट का ये राइट खो लिया कि आप कोई वकील लेके अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट थी, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि आप देखो 19 चेंजेस लाए गए, 19 चेंजेस। आप ये देखो सबसे बड़ी 42nd अमेंडमेंट ही है। हाँ जी, क्लियर है ये? हाँ जी, सभी को। अब 43rd अमेंडमेंट, रिस्टोर jurisdiction of Supreme Court and High Court and respect of judicial review and issue of writs। तो देखो जो 43rd अमेंडमेंट थी, ये इसके बाद जब इंदिरा हटी, ठीक है, तो उसके बाद मोरारजी देसाई, ठीक है, ये पीएम बने मोरारजी देसाई। हाँ जी, तो ये मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट बनी इंदिरा के खिलाफ इमरजेंसी के गुस्से में। हाँ जी, वॉइस आ रही है? ओके। तो ये इंदिरा की इमरजेंसी जब लगाई, इंदिरा ने इमरजेंसी, तो उस इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हार गई बहुत बुरी तरह। इंदिरा खुद भी सीट हार गए थे आप ही, ठीक है। उसके बाद पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने मोरारजी देसाई, जनता गवर्नमेंट। उन्होंने जो इंदिरा की 42nd अमेंडमेंट थी, इसकी सेटिंग की गई, ठीक है। 43rd में क्या गया, क्या किया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू और रेट इशू थे, वो उनकी यूरिडिक्शन दोबारा बहाल की गई। और डिप्राइव्ड द पार्लियामेंट ऑफ इट्स स्पेशल पावर टू मेक लॉ डील विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो पार्लियामेंट की शक्ति हटाई गई कि आप जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उसके खिलाफ लॉ बना सकते हैं, तो उसे डिप्राइव किया गया। ये 43rd में दो ही चीजें की गई, एक तो पार्लियामेंट की स्पेशल जो शक्तियां थी उनसे ले ली गई कि आप देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ आप लॉ बना सकते हैं, जैसे सेडिशन एक्ट वगैरह, तो आप ऐसा नहीं बना सकते। तो ये दो चीजें की गई, एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पहले यूरिडिक्शन इंदिरा ने कम कर दी थी, अब ज्यादा कर दी 43rd में। 44th में भी ऐसा हुआ। अब 42nd याद होगी तो 44 भी याद हो जाएगी। 42nd और 44, ये 1976, ये 1978, ठीक है, दो दो साल का फर्क है इसमें। हाँ जी, दो दो साल का फर्क है इसमें। याद रखने का तरीका बहुत सुंदर है। लोकसभा की टर्नओवर 5 साल कर दी गई, और एलए की भी। इंदिरा ने कितनी की थी? 6 साल। क्योरम को रिस्टोर कर दिया गया। omitted reference to the British House of Commons in the provision pertaining to parliamentary provision। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थे जो एमपीज को स्पेशल राइट्स थे, ठीक है। omitted the reference to the British House of Commons। तो जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन जो उनका हाउस है, उसके प्रति जो रेफरेंस थी हमारे पार्लियामेंट प्रिविलेज की, ठीक है, उस रेफरेंस को हटा दिया गया। मतलब वो जो उनकी उनके बारे में बताया गया था, मतलब तो पार्लियामेंट प्रिविलेज में उनको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया। गिव कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन टू पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ऑफ ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दी गई कि आप पार्लियामेंट और एलए की जो भी कोई खबर छपेगी, ट्रू खबर छपेगी, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दी गई। मैंने ये चीज कराई है आपको, ठीक है। तो जो ट्रू पब्लिकेशन है वो छप सकती है, ठीक है।
मान लो पंजाब में सेशन चल रहा है तो उसकी कोई ट्रू कोई न्यूज़ छपती है, ठीक है, तो वो सही होगी, लेकिन उसके खिलाफ कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता। Empower the president to send back once the advice of cabinet for reconsideration, but reconsidered advice is to be binding on the president। कहते हैं एक बार राष्ट्रपति जो भी कैबिनेट की सलाह होती है उनको वापस बैक प्रधानमंत्री मंत्री कैबिनेट के पास भेजेगा, लेकिन दोबारा रीसेंड कर दी तो उसे मना नहीं करेगा। Deleted provision which made the satisfaction of the president, governor, administrator final issue ordinance। Deleted the provision which made the satisfaction of the president, governor, administration final and issue ordinance। कहते हैं कि जो राष्ट्रपति होगा, गवर्नर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जब वो ऑर्डिनेंस इशू करेगा, ठीक है, कि उनको उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, कि उन्हें लगे कि ये ऑर्डिनेंस बनना चाहिए, तो ये प्रोविजन खत्म कर देगी। रिस्टोर सम ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एट्थ, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलियन इन द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये मैंने चीज आपको कराई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस अंदरूनी मामला होता है, कोई मान लो इंटरनल डिस्टर्बेंस, कोई स्टेट में कोई गड़बड़ चल रही है, मान लो कुछ दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई है, तो उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया कि देखो जब तक हथियार बंद लोग विद्रोह नहीं करते, आर्म्ड रिबेलियन। क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस चीज का फायदा उठाया था, ठीक है, कि कुछ लोग देश में परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद इन्होंने ऐड किया कि जब तक लोग हथियार नहीं हटाएंगे तब तक इमरजेंसी नहीं लगाएगी, आर्मड रिबेलियन जब तक नहीं होता, तो ये वर्ड चेंज किया गया। मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अपनी मर्जी से लगाई थी, ठीक है, तो इन्होंने ऐड किया गया, क्या ऐड इन्होंने क्या किया कि देखो जब तक प्रधानमंत्री और उसके मंत्री लिख के नहीं देते, आपको कैबिनेट लिख के नहीं देती कि इमरजेंसी लगाई जाए, तब तक राष्ट्रपति नहीं लगाएगा। मेड सर्टेन प्रोसीजर सेफगार्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। तो कुछ सेफगार्ड इन्होंने तैयार किए। डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली लीगल राइट। सिर्फ इन्हें लीगल राइट ही बनाया गया और इसको फंडामेंटल राइट से खत्म कर दिया है। किस आर्टिकल में ये राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करके इसको लीगल राइट में रखा गया है? ये शोध करके किस किस चीज में से डाला गया? आर्टिकल 300। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रोवाइडेड दैट फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान 20 और 21 नहीं खत्म हो गए, तो ये भी इस 44th अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया। देखो इमरजेंसी के दौरान आप जान नहीं ले सकते किसी की। इमरजेंसी के दौरान लोगों की जान ले ली थी जब इमरजेंसी 1975 की लगी। कहते कि रेलवे के वर्कर कुछ डेमोस्ट्रेट कर रहे थे, जैसे किसान हमारे आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कहते रेलवे के वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनपे गोली चला दी गई थी, बहुत सारे 200-250 लोग मारे गए थे, मतलब, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने डाला कि राइट टू लाइफ, आप किसी की जिंदगी नहीं छीन सकते इमरजेंसी के नाम पे, तो किसी पे आप गलत केस नहीं डाल सकते। 20 और 21 दोनों है। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री एपिसोड में भी ये चीज बताई गई है, रेलवे, ठीक है, वर्कर को शूट किया गया, बिल्कुल सही है, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो 20 क्या है कि जब तक व्यक्ति कोई लॉ की वायलेशन नहीं करता उसे सजा नहीं मिलेगी। तो ये दोनों को क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट के दौरान सभी खत्म हो जाएंगे फंडामेंटल राइट, लेकिन 20 एंड 21 रहेंगे। हाँ जी,
तो ये भी प्रोविजन थी कि कोर्ट टू डिसाइड द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा, omitted the provision which took away कोर्ट की पावर ले ली गई डिसाइड द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रोविजन को ओमिट कर दिया। ठीक है, जो शक्ति कोर्ट की शक्ति कोर्ट कोर्ट से शक्ति छीनी गई थी। ठीक है, कि आप इलेक्शन डिस्प्यूट जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा, आप उसमें इंटरफियरेंस कोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस प्रोविजन को इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, जिसने कोर्ट की शक्ति ले ली थी कि आप किसी भी डिस्प्यूट में आप इंटरफियर नहीं कर सकते, तो इसे दोबारा रिस्टोर किया। ठीक है, हाँ जी, तो ये था 44th अमेंडमेंट। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया। 42nd के बिल्कुल अपोजिट है ये 44th, क्योंकि जो काम इंदिरा ने किए उनकी गलतियों को करेक्शन की गई। इसमें मैं आपको ज्यादा शब्दों में, एक शब्द में कहूं कि जो इंदिरा ने गलत काम किया उसको करेक्ट किया गया इसमें। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें किसी को डाउट कोई किसी की तरह का? चलो आज के लिए बहुत है इतना की। चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।